चर्चा में स्वागत है। हमारे सामने आज कई दिलचस्प विषय हैं। वैश्विक स्तर पर तकनीक को लेकर जो खींचतान चल रही है वो, फिर भारत की अपनी रक्षा क्षमताओं में बढ़ोतरी, खेती के टिकाऊ तरीके, डिजिटल दुनिया में आत्मनिर्भरता की कोशिशें और हाँ, इतिहास के पन्नों से निकली कुछ कह सकते हैं हैरान करने वाली खोजें। हमारा मकसद है इन अलग अलग विषयों की तह तक जाना, इनके सबसे जरूरी पहलुओं को समझना और ये जानना कि भारत के लिहाज से इनके क्या मायने हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पड़ताल। शुरुआत करते हैं एक ऐसी खबर से जो दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं और तकनीक पर असर डाल सकती है। अमेरिका और चीन के बीच व्यापारिक तनाव बढ़ता दिख रहा है। अमेरिका कुछ शुल्कों मतलब टैरिफ्स को लेकर कदम उठाने की सोच रहा है और जवाब में चीन ने दुर्लभ पृथ्वी तत्वों यानी रेयर अर्थ एलिमेंट्स के निर्यात पर रोक लगाने की धमकी दी है। ये सब अचानक क्यों हो रहा है? मतलब क्या कोई खास वजह है? बिल्कुल, इसकी एक पृष्ठभूमि है। देखिए, ये दुर्लभ पृथ्वी तत्व या जिन्हें REE कहते हैं, असल में ये 17 खनिजों का एक समूह है। नाम भले ही दुर्लभ हो, पर ये धरती पर पाए तो जाते हैं, लेकिन इनकी प्रोसेसिंग मतलब इन्हें इस्तेमाल लायक बनाने की जो प्रक्रिया है वो काफी जटिल और महंगी होती है। अच्छा। और ये तत्व आधुनिक जीवन के लिए आप समझिए बेहद जरूरी हैं। आपके स्मार्टफोन से लेकर इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरी तक, मिसाइलों के गाइडेंस सिस्टम से लेकर MRI मशीनों तक और सोलर पैनल से लेकर विंड टरबाइन तक, सब में इनका इस्तेमाल होता है। बाप रे, मतलब हर जगह? हाँ, लगभग हर हाईटेक चीज में। अब यहाँ पेच ये है कि दुनिया भर में इन तत्वों की प्रोसेसिंग का लगभग 90% हिस्सा चीन नियंत्रित करता है। 90%? जी हाँ, यानी खदानें भले ही कहीं और हों, उन्हें उपयोगी बनाने का काम ज्यादातर चीन में होता है। और चीन ने कुछ खास तत्वों पर प्रतिबंध की बात कही है, जैसे होल्मियम, एर्बियम। ये नाम तो बड़े अजीब हैं। हाँ, नाम थोड़े मुश्किल हैं, लेकिन पाम बहुत महत्वपूर्ण। ये विशेष रूप से सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने में, तेज इंटरनेट के लिए फाइबर ऑप्टिक्स में, एक्सरे मशीनों में, सटीक लेजर बनाने में और यहाँ तक कि न्यूक्लियर मेडिसिन जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में भी इस्तेमाल होते हैं। अच्छा। तो आप समझ सकते हैं कि ये आधुनिक तकनीक और स्वास्थ्य सेवा की रीढ़ की हड्डी जैसे हैं। और इसके साथ ही चीन ने कृत्रिम हीरों मतलब आर्टिफिशियल डायमंड्स के निर्यात पर भी रोक लगाने की धमकी दी है। कृत्रिम हीरे? लैब वाले? हाँ, वही। ये लैब में तैयार किए गए हीरे होते हैं जो दिखने में और रासायनिक रूप से असली हीरे जैसे ही होते हैं। गहनों के अलावा इनका इस्तेमाल हाईटेक कटिंग टूल्स, सेमीकंडक्टर बनाने और रडार और लेजर जैसे सैन्य उपकरणों में भी होता है। तो क्या चीन अपनी इस सप्लाई चेन की ताकत को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है, खासकर तब जब अमेरिका टैरिफ की बात कर रहा है? हाँ, बिल्कुल। इसे ट्रेड वेपनाइजेशन यानी व्यापार को हथियार बनाना कहा जा सकता है। ये दिखाता है कि कैसे वैश्विक सप्लाई चेन अब भू राजनीति का मतलब जियोपॉलिटिक्स का एक अहम मैदान बन गई है। चीन ने पहले भी ऐसा किया है। उदाहरण के लिए कुछ साल पहले उसने भारत को रेयर अर्थ मैग्नेट के निर्यात पर अस्थायी रोक लगाई थी। अच्छा, भारत के साथ भी? जी। यह स्थिति एक तरह के टेक्निकल कोल्ड वॉर यानी तकनीकी शीत युद्ध की तरफ इशारा करती है, जहां देशों के बीच प्रतिस्पर्धा सिर्फ सैन्य ताकत को लेकर नहीं, बल्कि महत्वपूर्ण तकनीकों और उनके निर्माण के लिए जरूरी सामग्रियों पर नियंत्रण को लेकर भी है। सही बात है। चीन समझता है कि इन तत्वों पर दुनिया की निर्भरता उसकी एक बड़ी रणनीतिक ताकत है। ये सिर्फ व्यापार का मामला नहीं, बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन का भी सवाल है। तो फिर इसका भारत पर क्या असर पड़ सकता है? हमारी ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री तो काफी हद तक चीन से आने वाले इन सामानों पर निर्भर है। बिल्कुल। भारत अपनी बढ़ती हुई ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, खासकर इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए और विशाल इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण क्षेत्र के लिए चीन से बड़े मात्रा में दुर्लभ पृथ्वी तत्वों का आयात करता है। मैग्नेट, बैटरी और डिस्प्ले स्क्रीन जैसी कई चीजों के लिए हम चीन पर निर्भर हैं। इसलिए अगर चीन निर्यात पर रोक लगाता है तो इसका सीधा और गंभीर असर हमारे इंडस्ट्रीज पर पड़ सकता है। उत्पादन धीमा हो सकता है, लागत बढ़ सकती है। ये तो वाकई चिंता का विषय है। हाँ, बिल्कुल है। इससे निपटने के लिए भारत को आप कह सकते हैं एक मल्टी प्रॉग्ड रणनीति अपनानी होगी। जैसे कि? पहला, अपने आयात स्रोतों में विविधता लानी होगी। मतलब सिर्फ चीन पर निर्भर न रहकर ऑस्ट्रेलिया, जापान, वियतनाम जैसे अन्य देशों के साथ साझेदारी बढ़ानी होगी। राइट। दूसरा, भारत को अपनी घरेलू प्रोसेसिंग क्षमता विकसित करने पर जोर देना होगा।
ताकि हम कच्चे माल को खुद ही इस्तेमाल लायक बना सकें। आत्मनिर्भरता की तरफ एक कदम। बिल्कुल। और तीसरा देखिए, अमेरिका भारत का एक बड़ा निर्यात बाजार है। इसलिए इस भू राजनीतिक तनाव के माहौल में हमें अमेरिका और चीन के बीच एक संतुलन साधना होगा। यह एक जटिल कूटनीतिक और आर्थिक चुनौती है जिसमें हमें अपनी सप्लाई चेन की सुरक्षा और अपने व्यापारिक हितों दोनों का ध्यान रखना होगा। बिल्कुल। चलिए, तकनीक और रक्षा की बात चली रही है तो देखते हैं कि भारत इस क्षेत्र में अपनी क्षमताओं को कैसे मजबूत कर रहा है। हाल ही में सक्षम ड्रोन प्रणाली चर्चा में आई है। नाम से ही लगता है कि ये किसी खास क्षमता की बात कर रहा है। सक्षम का पूरा नाम है सिचुएशनल अवेयरनेस फॉर काइनेटिक सॉफ्ट एंड हार्ड किल एसेट मैनेजमेंट। अच्छा, काफी लंबा नाम है। हाँ, लेकिन काम की चीज है। इसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी BEL ने भारतीय सेना के लिए विकसित किया है। यह मूल रूप से एक काउंटर ड्रोन प्रणाली है, यानी दुश्मन के ड्रोन का मुकाबला करने वाला सिस्टम। काउंटर ड्रोन सिस्टम। जी, इसका मुख्य काम है दुश्मन के ड्रोन, खासकर जो झुंड में हमला करते हैं, जिसे स्वॉर्म अटैक कहते हैं। हाँ, सुना है इसके बारे में। उनका पता लगाना, उन पर नजर रखना और उन्हें नष्ट करना, ये 2 तरीकों से काम करता है सॉफ्ट किल। सॉफ्ट किल, जिसमें ड्रोन के कम्युनिकेशन या नेविगेशन सिस्टम को जैम करके उसे बेकार कर दिया जाता है। और दूसरा हार्ड किल। हार्ड किल मतलब? जिसमें मिसाइल, लेजर या गोलियों से ड्रोन को सीधे मार गिराया जाता है। अच्छा। आजकल के युद्धों में ड्रोन का इस्तेमाल बहुत बढ़ गया है, जैसा हमने रूस यूक्रेन युद्ध या मध्य पूर्व के संघर्षों में देखा है। सस्ते और आसानी से उपलब्ध होने वाले ये ड्रोन एक बड़ा खतरा बन गए हैं। इसलिए सक्षम जैसी प्रणाली सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। अच्छा, तो ये सिर्फ निगरानी करने वाला ड्रोन नहीं है, बल्कि ये दुश्मन के ड्रोन हमलों से सक्रिय रूप से बचाव भी कर सकता है, और हमला भी। खासकर सीमावर्ती इलाकों के लिए तो ये बहुत उपयोगी होगा, जहां ड्रोन से घुसपैठ का खतरा ज्यादा रहता है। एकदम सही। सक्षम सिर्फ देखता नहीं बल्कि जवाब भी देता है। ये सिस्टम रियल टाइम में आसपास के हवाई क्षेत्र की पूरी जानकारी देता है, आने वाले खतरों का विश्लेषण करता है और उन्हें बेअसर करने के लिए ऑटोमेटिक या मैनुअल तरीके से कार्रवाई कर सकता है। सीमावर्ती क्षेत्रों में जहां घुसपैठ, निगरानी या छोटे हमलों के लिए दुश्मन ड्रोन का इस्तेमाल कर सकता है, वहां ये प्रणाली भारतीय सेना की रक्षा क्षमताओं को काफी मजबूत करेगी। ये बदलते हुए युद्ध के तरीकों के हिसाब से हमारी सेना को तैयार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। बिल्कुल। चलिए, अब रक्षा और तकनीक से हटकर देश के अंदरूनी मामलों और पर्यावरण से जुड़ी एक पहल पर नजर डालते हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार की प्राकृतिक खेती खुशहाल किसानी योजना काफी चर्चा में है। ये पारंपरिक रासायनिक खेती से कैसे अलग है और क्यों महत्वपूर्ण है? देखिए, ये योजना खेती के तरीके में एक बुनियादी बदलाव लाने की कोशिश है। पारंपरिक खेती में अक्सर क्या होता है कि रासायनिक खाद, कीटनाशकों और सिंथेटिक उर्वरकों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। हाँ, ये तो है। जिससे मिट्टी की सेहत खराब होती है, पानी प्रदूषित होता है और किसानों की लागत भी बढ़ती है। प्राकृतिक खेती, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, प्रकृति के सिद्धांतों पर आधारित है। मतलब बिना किसी बाहरी रासायनिक इनपुट के खेती करना। इसमें कुछ खास तकनीकों का इस्तेमाल होता है। अच्छा, क्या तकनीकें हैं ये? जैसे जीवामृत, जो गाय के गोबर, गोमूत्र, गुड़, बेसन और मिट्टी का एक मिश्रण है और मिट्टी में सूक्ष्म जीवों को बढ़ाता है। बीजामृत, जिससे बीजों का उपचार किया जाता है ताकि वे बीमारियों से बच सकें। अग्न्यास्त्र जैसे प्राकृतिक कीटनाशक जो नीम, मिर्च, लहसुन वगैरह से बनते हैं। मल्चिंग, यानी जमीन को फसल के अवशेषों या पुआल से ढकना ताकि मिट्टी में नमी बनी रहे और खरपतवार कम उगे। फसल चक्रण, यानी एक ही खेत में अलग अलग फसलें बारी बारी से उगाना। और इंटरक्रॉपिंग, यानी एक साथ कई तरह की फसलें उगाना। अच्छा। इसमें मुख्य रूप से गाय के गोबर, गोमूत्र, कंपोस्ट खाद जैसी स्थानीय रूप से उपलब्ध चीजों का ही इस्तेमाल होता है। सुनने में तो ये पर्यावरण के लिए काफी अच्छा लगता है, लेकिन क्या किसानों के लिए भी इसके ठोस फायदे हैं? हाँ, इसके फायदे कई स्तरों पर है। पहला और सबसे महत्वपूर्ण, मिट्टी का स्वास्थ्य सुधारता है। रासायनिक खेती से मिट्टी धीरे धीरे बंजर होने लगती है, जबकि प्राकृतिक खेती मिट्टी को फिर से उपजाऊ बनाती है। ये तो बहुत जरूरी है। बिल्कुल। दूसरा, किसानों का स्वास्थ्य बेहतर होता है क्योंकि वो जहरीले रसायनों के सीधे संपर्क में नहीं आते। तीसरा, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों पर निर्भरता कम होती है जो अक्सर आयात किए जाते हैं।
इससे देश की आत्मनिर्भरता बढ़ती है और विदेशी मुद्रा की भी बचत होती है। आत्मनिर्भरता यहाँ भी। हाँ, चौथा, किसानों की लागत कम होती है क्योंकि महंगे खाद बीज खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। और पांचवा, किसानों की आय बढ़ने की भी संभावना है। हिमाचल सरकार इस योजना के तहत प्राकृतिक उपज पर अतिरिक्त MSP मतलब न्यूनतम समर्थन मूल्य दे रही है। अच्छा, एक्स्ट्रा MSP। जी, जो किसानों को इस पद्धति को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। लेकिन क्या इसमें कोई चुनौतियां भी हैं? क्या किसान आसानी से रासायनिक खेती छोड़कर इसे अपना सकते हैं? मतलब ये ट्रांजिशन कितना मुश्किल है? चुनौतियां निश्चित रूप से है और उन्हें समझना जरूरी है। सबसे बड़ी चुनौती है बदलाव का शुरुआती दौर। जिस मिट्टी में सालों से रसायन डाले गए हैं, उसे वापस अपनी प्राकृतिक उर्वरता पाने में 2 से 3 साल लग सकते हैं। ओ, इतना समय? हाँ, इस दौरान शुरुआत में फसल का उत्पादन कम हो सकता है और ये छोटे और सीमांत किसानों के लिए आर्थिक रूप से मुश्किल हो सकता है। सही बात है। दूसरी चुनौती है बाजार की। क्या उपभोक्ताओं में प्राकृतिक उपज के प्रति पर्याप्त जागरूकता है? क्या उन्हें बाजार में सही दाम मिलेगा? मार्केट लिंकेज। बिल्कुल। तीसरी चुनौती है ज्ञान और प्रशिक्षण की। किसानों को इन नई तकनीकों को सीखने और सही ढंग से लागू करने के लिए मार्गदर्शन और समर्थन की जरूरत होती है। इसलिए इस योजना की सफलता के लिए सिर्फ सरकारी घोषणा काफी नहीं है, बल्कि जमीनी स्तर पर किसानों में लगातार जागरूकता फैलाना, प्रशिक्षण देना और शुरुआती मुश्किलों में उनका साथ देना बहुत जरूरी है। मतलब लगातार सपोर्ट चाहिए। जी हाँ, सरकार का लगातार समर्थन खासकर शुरुआती वर्षों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। चलिए, आत्मनिर्भरता की बात चल रही थी तो इसी दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम डिजिटल क्षेत्र में उठाया गया है। खबर है कि केंद्र सरकार के लगभग 12 लाख कर्मचारियों की ईमेल अब ज़ोहो प्लेटफॉर्म पर स्थानांतरित कर दिए गए हैं। ये एक बड़ा कदम लगता है। इसके पीछे क्या सोच है? जी हाँ, ये वाकई एक बड़ा कदम है। ज़ोहो एक भारतीय मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है जिसका मुख्यालय चेन्नई में है। अच्छा, भारतीय कंपनी है? जी हाँ, भारतीय। ये सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस यानी SaaS मॉडल पर काम करती है और दुनिया भर में इसके लाखों उपयोगकर्ता हैं। इसे अक्सर गूगल वर्कस्पेस, जिसमें जीमेल, गूगल डॉक्स वगैरह आते हैं, हाँ, और माइक्रोसॉफ्ट 365 जिसमें आउटलुक, वर्ड, एक्सेल हैं, जी, जैसे वैश्विक दिग्गजों के एक मजबूत भारतीय विकल्प के रूप में देखा जाता है। ज़ोहो का अपना पूरा ऑफिस सूट है? हाँ, पूरा पैकेज। ज़ोहो मेल, ईमेल के लिए, ज़ोहो राइटर दस्तावेज बनाने के लिए, ज़ोहो शीट्स स्प्रेडशीट के लिए, और ज़ोहो प्रेजेंटेशन जैसे कई एप्लीकेशन शामिल हैं। मतलब पूरा पैकेज है। हाँ, पूरा पैकेज है। हाँ। इस बदलाव के पीछे कई कारण हैं। पहला, ये आत्मनिर्भर भारत और डिजिटल इंडिया अभियानों के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य भारत को टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है। ओके। दूसरा, इससे विदेशी सॉफ्टवेयर कंपनियों पर हमारी निर्भरता कम होगी। तीसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण कारण है डेटा सुरक्षा और संप्रभुता। डेटा सिक्योरिटी कैसे? मतलब सरकारी कामकाज से जुड़ा संवेदनशील डेटा अब भारत की सीमाओं के भीतर भारतीय कंपनी के सर्वर पर रहेगा। अच्छा, डेटा भारत में ही रहेगा? बिल्कुल। पहले सरकारी कर्मचारी मुख्य रूप से राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र यानी NIC द्वारा प्रबंधित ईमेल सिस्टम का उपयोग करते थे, लेकिन अब ज़ोहो को अपनाया गया है। जानकारी में उपयोगकर्ता अनुभव की भी बात थी। कहा गया कि शुरुआत में घरेलू प्लेटफॉर्म्स को समर्थन देना जरूरी है, भले ही उनमें वो सारी सुविधाएं ना हों जो स्थापित वैश्विक प्लेटफॉर्म्स में मिलती हैं। क्या ये एक व्यावहारिक सोच है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और व्यावहारिक पहलू है। देखिए, कोई भी नई तकनीक या प्लेटफॉर्म रातों रात दुनिया का सबसे बेस्ट नहीं बन जाता। हाँ, ये तो है। जो वैश्विक प्लेटफॉर्म आज इतने उन्नत और सुविधाजनक लगते हैं, वे भी सालों के विकास, अरबों डॉलर के निवेश और लाखों उपयोगकर्ताओं के फीडबैक के बाद इस मुकाम तक पहुंचे हैं। जब हम किसी स्वदेशी प्लेटफॉर्म को अपनाते हैं तो हो सकता है कि शुरुआती दौर में हमें कुछ सुविधाओं की कमी महसूस हो या इंटरफेस थोड़ा अलग लगे, लेकिन यहाँ हमें तात्कालिक सुविधा और दीर्घकालिक राष्ट्रीय हितों के बीच एक संतुलन साधना होता है। डेटा संप्रभुता, तकनीकी आत्मनिर्भरता और अपने खुद की टेक इंडस्ट्री को बढ़ावा देना, ये ऐसे लक्ष्य हैं जिनके लिए शुरुआती दौर की कुछ असुविधाओं को स्वीकार करना पड़ सकता है। एक तरह का निवेश है भविष्य के लिए। बिल्कुल, एक तरह का रणनीतिक निवेश। महत्वपूर्ण यह है कि ज़ोहो जैसे प्लेटफॉर्म्स को लगातार उपयोगकर्ताओं से फीडबैक मिले और वे निरंतर सुधार करते रहें।
समय के साथ ये प्लेटफॉर्म न केवल वैश्विक मानकों तक पहुंच सकते हैं बल्कि उनसे आगे भी निकल सकते हैं, जैसा कि भारत ने कई अन्य क्षेत्रों में करके दिखाया है। बिल्कुल। और अब चलते हैं हमारे अंतिम पड़ाव की ओर, जो हमें इतिहास की गहराइयों में ले जाएगा। तमिलनाडु में हाल में हुई कुछ पुरातात्विक खोजें भारत में लौह युग मतलब आयरन एज की शुरुआत को लेकर हमारी स्थापित समझ को चुनौती दे रही हैं। अब तक हम लौह युग की शुरुआत के बारे में क्या मानते आए थे? पारंपरिक रूप से इतिहासकारों और पुरातत्वविदों का मानना रहा है कि भारत में लोहे का व्यापक उपयोग और लौह युग की शुरुआत उत्तर भारत में हुई, खासकर गंगा के मैदानी इलाकों में लगभग 1100 से 800 ईसा पूर्व मतलब बीसीई के आसपास। अच्छा, उत्तर भारत में? हाँ, माना जाता था कि यहीं से लोहे की तकनीक धीरे धीरे देश के अन्य हिस्सों में फैली। यह वह दौर था जब लोहे के इस्तेमाल ने कृषि जैसे हल बनाने में और युद्ध हथियार बनाने में क्रांति ला दी, जिससे बड़े राज्यों का उदय संभव हुआ। लेकिन तमिलनाडु में हाल के वर्षों में हुई खुदाई, खासकर तिरुमलपुरम, आदिचन्नल्लूर, शिवगलाई और किलाड़ी जैसी जगहों पर मिले अवशेष इस पूरी कहानी पर आप कह सकते हैं सवालिया निशान लगा रहे हैं। क्या मिला है वहां? यहाँ से मिले लोहे के औजारों और अन्य वस्तुओं की शुरुआती डेटिंग बहुत पुरानी तारीखों की तरफ इशारा कर रही हैं, संभवतः 3000 से 2500 ईसा पूर्व। 3000 ईसा पूर्व मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के समय के आसपास? हाँ, या शायद उससे भी पहले। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने तो हाल ही में दावा किया है कि उनके राज्य में लौह युग की शुरुआत लगभग 5300 साल पहले हुई थी, यानी करीब 3300 बीसी, जो अब तक के स्थापित धारणा से हजारों साल पहले है। ये तो बहुत बड़ा लाभ है। ऐसा क्या मिला है वहां जिससे इतिहास की समझ इतनी बदल सकती है? हाँ, ये दावे वाकई चौंकाने वाले हैं और इन्हें पुख्ता करने वाले सबूत भी मिल रहे हैं। खुदाई में लगभग 78 महत्वपूर्ण पुरावशेष मिले हैं। इनमें सबसे अहम है लोहे से बनी वस्तुएं जैसे चाकू, तीर की नोकें, अंगूठियां, छेनी, कुल्हाड़ी वगैरह। मतलब लोहे का इस्तेमाल जानते थे वो लोग? बिल्कुल। इससे पता चलता है कि उस समय के लोग लोहे को गलाने और उससे औजार बनाने की तकनीक जानते थे। इसके अलावा वहां उन्नत दफन प्रथाओं के सबूत मिले हैं, जहां शवों को बड़े बड़े मिट्टी के कलशों यानी अर्न्स में लगकर दफनाया जाता था। अच्छा, कलशों में? जी, खास तरह के मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं जिन्हें पुरातत्वविद व्हाइट पेंटेड ब्लैक एंड रेड वेयर कहते हैं। ये क्या होते हैं? ये काले और लाल रंग के बर्तन होते हैं जिन पर सफेद रंग से ज्यामितीय डिजाइन या चित्र बने होते हैं। कुछ कलशों पर प्रतीक चिन्ह भी उकेरे गए हैं जिनमें मानव आकृतियां, पहाड़, हिरण, कछुआ जैसे चित्र शामिल हैं, जो उनकी मान्यताओं या कला की ओर इशारा करते हैं। काफी कुछ मिला है। हाँ, और साथ ही कांसे और सोने के बने गहने और हड्डियों से बने छोटे उपकरण भी मिले हैं। ये सभी चीजें मिलकर एक विकसित और जटिल समाज की तस्वीर पेश करती हैं जो लोहे का इस्तेमाल जानता था। कोडुमनल जैसी अन्य साइटों पर भी ऐसे ही प्रमाण मिले हैं। अगर ये साबित हो जाता है कि लौह युग की शुरुआत दक्षिण भारत में इतनी पहले हो गई थी, तो इसका भारतीय इतिहास की हमारी समझ पर क्या असर पड़ेगा? इसका असर बहुत गहरा और व्यापक हो सकता है। पहला, ये इस पारंपरिक धारणा को पूरी तरह बदल देगा कि तकनीकी विकास और सभ्यता का प्रसार मुख्य रूप से उत्तर भारत से दक्षिण भारत की ओर हुआ। अच्छा। ये दिखाएगा कि दक्षिण भारत में भी बहुत प्राचीन काल में स्वतंत्र रूप से महत्वपूर्ण तकनीकी विकास हुए थे। दूसरा, ये सिंधु घाटी सभ्यता जो मुख्य रूप से उत्तर पश्चिम में केंद्रित थी और दक्षिण भारत के बीच के संबंधों पर नई रोशनी डाल सकता है। क्या संबंध थे उनके बीच? हाँ, मतलब क्या उनके बीच व्यापार था, क्या विचारों का आदान प्रदान था, या दक्षिण का विकास पूरी तरह स्वतंत्र था? ये सवाल उठेंगे। तीसरा, ये साबित करेगा कि दक्षिण भारत में शहरीकरण और जटिल सामाजिक संरचनाओं का विकास भी अनुमान से कहीं पहले शुरू हो गया था। मतलब इतिहास फिर से लिखना पड़ेगा, कह सकते हैं। संक्षेप में, यदि इन खोजों की पुष्टि कार्बन डेटिंग जैसे वैज्ञानिक तरीकों से हो जाती है, जिसके परिणामों का अभी इंतजार है, तो हमें भारतीय उपमहाद्वीप के प्राचीन इतिहास, खासकर लौह युग की शुरुआत के अध्याय को फिर से लिखने की जरूरत पड़ सकती है। हमें याद रखना चाहिए कि ऐतिहासिक क्रम आमतौर पर पाषाण युग स्टोन एज, फिर ताम्र कांस्य युग कॉपर ब्रॉन्ज एज और उसके बाद लौह युग आयन एज माना जाता है।
ये खोज लौह युग को कांस्य युग के काफी करीब या शायद उसके समानांतर भी रख सकती है, कम से कम दक्षिण भारत के संदर्भ में। ये तो वाकई बहुत दिलचस्प है। तो आज हमने कई अहम पड़ावों को छुआ। हमने देखा कि कैसे दुर्लभ पृथ्वी तत्व भू राजनीति का नया हथियार बन रहे हैं। भारत सक्षम जैसी प्रणालियों से अपनी रक्षा मजबूत कर रहा है। हिमाचल में किसान प्राकृतिक खेती अपना रहे हैं। सरकारी दफ्तर जोहो जैसे स्वदेशी प्लेटफॉर्म से डिजिटल आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं। और तमिलनाडु की धरती से निकले अवशेष हमारे इतिहास की कहानी को बदलने की क्षमता रखते हैं। बिल्कुल। और अंत में सोचने के लिए एक दिलचस्प सवाल छोड़ जाते हैं। जिस तरह आज हम दुर्लभ पृथ्वी तत्वों जैसे संसाधनों के लिए बाहरी स्रोतों पर अपनी निर्भरता के जोखिमों को पहचान रहे हैं, क्या उसी तरह इतिहास को समझने में भी हम अब तक कुछ सीमित भौगोलिक क्षेत्रों या पुरातात्विक सबूतों पर जरूरत से ज्यादा निर्भर रहे हैं? सोचने वाली बात है। तमिलनाडु की ये नई खोजें हमें याद दिलाती हैं कि अतीत की कहानी शायद अभी पूरी तरह से कही नहीं गई है। इतिहास कोई बंद किताब नहीं है, बल्कि एक निरंतर चलने वाली खोज है, जहां नए सबूत पुरानी धारणाओं को चुनौती दे सकते हैं और हमें अतीत को एक नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। हमेशा और अधिक जानने, नए दृष्टिकोणों पर विचार करने और स्थापित सत्यों पर सवाल उठाने की गुंजाइश बनी रहती है। इस गहन पड़ताल में हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।